गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने जाति का सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक पक्ष देखा था। आज हम जाति व्यवस्था का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या क्या नकारात्मक पक्ष है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, फर्स्ट जो है, सबसे पहले ये बंधुत्व और एकता को हानि पहुंचाती है। सबसे फर्स्ट बंधुत्व व एकता को हानि। अपने अपने जातीय हितों के कारण से आपस में संघर्ष बढ़ता है। संघर्ष होने के कारण वैमनस्यता पैदा होती है। समाज के अंदर तनाव और संघर्ष का वातावरण बढ़ता है। और जब किसी समाज के अंदर संघर्ष और तनाव का वातावरण होगा तो वहाँ पर समरसता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसका उदाहरण आप गुर्जर आंदोलन देख सकते हैं, या फिर जब गुर्जर आंदोलन किया गया था तो गुर्जर और मीणा जाति के लोग जो थे उनमें एक प्रकार से तनाव जो है वो पैदा हो गया था, तो वो इसका एक उदाहरण है। दूसरा, समाज का जो वातावरण होता है उसमें अमन, चैन और शांति की जगह संघर्ष और अशांति पैदा हो जाती है। जातियाँ क्या करती हैं? अपने अपने हितों के लिए संघर्ष तो करती हैं, लेकिन कई बार वो जो सरकार को दबाव में आकर के इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं कि देश के अंदर अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर जाति के आधार पर चुनाव लड़ना या फिर जातिगत आधार पर मतदान करना, ये सारी चीज़ें एक जातिवाद का ही परिणाम कही जा सकती हैं। अब आप देखोगे कि जब हम जाति के आधार पर किसी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं या जाति के आधार पर वोट देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार एक योग्य व्यक्ति जो है उसकी हार होती है, और जो जाति के आधार पर जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो संपूर्ण समुदाय या संपूर्ण समाज के प्रति अपने दायित्व जो है उनको नहीं निभाता है, और ऐसी स्थिति में जो देश का शासन है या जो समाज का शासन है वो अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है। फिर जातिवाद के कारण से ही नागरिकों की जो श्रद्धा होती है, उनकी जो भक्ति होती है वो बढ़ जाती है, और हम अपने देश के प्रति आसक्ति या भक्ति भाव जो है वो कम रखने लगते हैं। राष्ट्रीय हितों के बजाय हम लोग अपने जातीय हित जो हैं उनको अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। देश के अंदर एकता की, भाईचारे की भावना जो है उसके विकास के अंदर एक प्रकार से बाधा पैदा हो जाती है। और जातिवाद के कारण अगर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है तो ये भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसके लिए बहुत अधिक हानिकारक है। साथ ही साथ जातिवाद जो है वो रूढ़िवादिता को भी बहुत अधिक बढ़ावा देता है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुराने विचारों को लेकर के चलना, चाहे वो हमारी प्रगति में बाधक ही क्यों ना हो। तो अगर रूढ़िवादिता बढ़ती रहेगी तो समाज के अंदर जो वैज्ञानिक प्रगति है या तकनीकी प्रगति है उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जातिवाद जो है वो रूढ़िवादिता को भी बढ़ावा देता है। फिर अल्पसंख्यक समुदाय जो होता है उसके अंदर भी एक असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर वो लोग ये सोचते हैं कि जो जाति जिस जाति का बाहुल्य है वो कहीं उनके अधिकारों को छीन ना ले, तो उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव जो है वो जागृत होता है। फिर सरकार भी कई बार क्या करती है, जो बड़े बड़े जातीय संगठन होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उनके फेवर में कार्य करने लगती है, जिससे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज का जो निर्माण होना चाहिए था उसके अंदर बाधा पैदा होती है। कई बार जातियों के द्वारा जो संघर्ष किए जाते हैं वो इतने ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं कि जैसे बहुत अधिक तोड़फोड़ करी और बहुत ज़्यादा आगजनी या जन और धन की बहुत अधिक हानि होती है। व्यापार जो है उसके अंदर भी काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। फिर लोकतंत्र के लिए भी अगर अपन देखें तो जाति व्यवस्था जो है वो बहुत अधिक हानिकारक होती है। इसी से समाज के अंदर फूट की, विखंडन की और संकीर्ण हित जो होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें भी कई बार इस जाति व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। जो गलत बातें होती हैं वोट बैंक्स की, वोट बैंक्स का मतलब होता है ऐसी जाति जो कि किसी राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, सबसे ज़्यादा वोट उस जाति से प्राप्त होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो जाति उस राजनीतिक दल का वोट बैंक मानी जाती है। तो इस वोट बैंक की राजनीति के कारण से कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी बातों को भी मान लेते हैं जातियों की जो कि सही नहीं होती हैं या अनुचित मांगी होती हैं या राष्ट्र के हित की विरोधी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के हित में नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपका जातिवाद जो है वो एंड होता है।
इसके बाद देखो सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता जो है उसका अर्थ होता है जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को हीन समझते हैं, तो ये जो भावना होती है ये सांप्रदायिकता की भावना कहलाती है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ था। तो आप देखो अंग्रेज जो थे उनके समय से ही भारत के अंदर सांप्रदायिकता का विकास हो गया था। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करवाया। जैसे कि आपको पता ही है अंग्रेज़ों के लिए अलग से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी। बट गांधी जी के समझाने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट जो है वो हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग जो थे वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा ही कर दी गई थी। उसके बाद में 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर ही बंगाल जो है उनका विभाजन किया था और मुसलमानों की रक्षा के नाम पर 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना हुई थी। 1940 में अगर अपन देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने धर्म के नाम पर ही भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात करी थी, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान, तो मुसलमान जो है उनके लिए अलग देश होना चाहिए। और अगर अपन देखें इसकी सबसे बड़ी त्रासदी सांप्रदायिक आधार पर 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान जो है उसका विभाजन हुआ। आज़ादी के एक दिन पहले ही भारत पाकिस्तान जो है उसका बंटवारा हुआ सांप्रदायिक आधार पर। तो इस प्रकार से ये एक सांप्रदायिकता जो है उसका इतिहास रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसके कारणों की जानकारी दूंगी। थैंक यू।